हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, इस कोर्स में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर। तो झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज आपका एक नया टॉपिक यहां पर स्टार्ट होगा, जो कि झारखंड की कला, संस्कृति और जनजातीय से संबंधित होगा। तो एक बार कंफर्म कर दिया, आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो, गुड इवनिंग। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तब। तो झारखंड की जनजातियां और झारखंड की जो कला संस्कृति है, इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या क्या इसमें स्टडी करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। झारखंड की कला संस्कृति में सबसे पहले तो झारखंड की जो जनजातियां हैं, जो 32 जनजातियां हैं, उन सब के बारे में। झारखंड में जो विवाह परंपरा है, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही झारखंड के जो पर्व त्योहार हैं, पर्व त्योहार, और खासकर इसमें जनजातीय पर्व त्योहार जैसे कि फगुआ हो गया, सरूल हो गया, कर्मा हो गया, टूसू पर्व हो गया, जन्नी शिकार हो गया, सेंद्रा हो गया। तो ये सारे प्रमुख जो पर्व त्योहार हैं वो पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना होता है झारखंड के लोक साहित्य, जो झारखंड के लोक साहित्य हैं, भाषा और जो बोली है, भाषा, बोली। फिर इसके बाद इसमें गीत संगीत भी आ जाता है, लोकगीत वगैरह, गीत संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, बहुत सारे इसमें टॉपिक आ जाते हैं। जो धार्मिक स्थल है उन सब के बारे में, झारखंड के जो प्रमुख स्थल और जो धार्मिक स्थल हैं उन सब के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना होता है। क्लियर है? जो झारखंड के प्रमुख लोक साहित्य जो भाषाएं हैं, जैसे कि संथाली भाषा हो गया, कुडुख भाषा हो गया, मुंडारी भाषा हो गया, नागपुरी भाषा हो गया, इन सब की विशेषताएं किन क्षेत्रों में बोली जाती है। ऐसे तो झारखंड की जनजातियों के साथ ये पूरा हो जाता है, लेकिन वो एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ये सारे जो इसमें प्रमुख हैं टॉपिक्स हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो इसमें हम लोग कवर करते हैं। हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे झारखंड के 32 जनजातियों से ही स्टार्ट करेंगे। 32 जनजातियों के बारे में हम लोग को पूरा पढ़ना होता है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि सर की 32 जनजातियों को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे ट्रिक्स के आधार पर कि किस तरह से हम लोग इसको कवर करें कि हमें लंबे समय तक याद भी रहे और हमें उसके लिए कोई टेंशन भी नहीं हो और आसानी से हम इसको माइंड में स्टोर कर सके, हम याद कर सके, उस आधार पर हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले झारखंड की जनजातियों के बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड की जनजातियां, जिसको हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल्ड ट्राइब और हिंदी में अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियां का अर्थ क्या है? ध्यान रखिएगा, ये अनुसूचित जनजातियां कोई पहले से चला हुआ आ रहा शब्द नहीं है। ये संविधान में इस शब्द को जोड़ा गया था। जो संविधान निर्माता थे तो वो चाह रहे थे कि जितने भी दलित वर्ग हैं और खासकर जो बहुत ही पिछड़े वर्ग हैं, जिनको समाज में एक अलग भेदभाव से रखा गया और पिछले कई हजारों वर्षों से, और उनके साथ भेदभाव किया गया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो उनको एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए। तो जैसे कि हम आदिवासी शब्द का नाम सुनते हैं,
या फिर बोलते हैं निरक्षर, जंगली आदमी। तो इस तरह से शब्दों को पहले जब तक संविधान में ये शब्द का उपयोग नहीं किया जाता था, इन्हीं शब्दों का उपयोग किया जाता था इन सारे लोगों के लिए, जंगल में रहने वाले, कंदमूल खाने वाले। तो इस तरह से शब्दों का उपयोग किया जाता था। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म उपयोग किया, जिसका यहां पर रखा गया अनुसूचित जनजातियां, जो संविधान में रखा गया। अनुसूचित जनजातियां जो संविधान में इस शब्द को शामिल किया गया। और झारखंड में अब अनुसूचित जनजातियां का अलग एक वर्ग बनाया गया। और अभी तक झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, टोटल 32 जनजातियां जो है अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इनको संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त होते हैं। झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, आपको हम जनसंख्या ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का, अगर जनसंख्या के आधार पर इनकी विशेषता की बात करें तो ये झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का करीब 26% अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। अगर हम परसेंटेज में हमने बताया, नंबर में अगर काउंट करें तो करीब ये 86 लाख से ये ज्यादा हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो 32 जनजातियां हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, उनमें से 8 जनजातियां जो है वो आदिम जनजाति की कैटेगरी में आती है। ये 8 जो है वो आदिम जनजाति। ये आदिम जनजाति क्या वर्ग है? एक्चुअली देखिएगा, जो भी जनजातियां हैं वो अपने आप में बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ही निम्न स्तर उनका जीवन स्तर है। लेकिन उनमें भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो कि बहुत ही निम्न स्तर में अपना जीवन जी रहे हैं। और उनकी स्थिति ये यहां तक पहुंच गई है कि उनकी संख्या अब हजारों में पहुंच गई है। काउंट कर सकते हैं कि हाँ 1000 2000 इस जनजाति के लोग रहते हैं। जैसे असुर जनजाति बहुत ही कम जनसंख्या है, बिरहोर जनजाति, सौरिया पहाड़िया जनजाति, सबर, तो ये सारे बहुत ही कम जनसंख्या में रह चुके हैं। तो एक जनजाति जब विलुप्त होती है, मतलब कि ये समझ जाइए कि आदिम जनजाति अब ये विलुप्त के कगार पर आ चुके हैं कि आने वाले दिनों में अगर इनको संरक्षण नहीं किया जाए, इनको विशेष दर्जा नहीं दिया जाए, इनको विशेष जो व्यवस्था नहीं किया जाए, तो आने वाले दिनों में ये विलुप्त हो जाएंगे। और एक जनजाति जब विलुप्त होती है तो सिर्फ वो जनजाति ही विलुप्त नहीं होती, बल्कि उनकी सभ्यता, संस्कृति, जो परंपरा है, उन सब का विलुप्त हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार और झारखंड सरकार मिलकर इन जनजातियों के लिए, जो आदिम जनजातियों के अंतर्गत है, इनके लिए विशेष व्यवस्था करती है। जैसे कि हम योजनाएं वगैरह पढ़ाएंगे तो वहां पर देखिएगा, डाकिया योजना सिर्फ आदिम जनजातियों के लिए है। बिरसा मुंडा आवास योजना 2008 में स्टार्ट हुआ था, वो सिर्फ आदिम जनजातियों के लिए उनको घर उपलब्ध कराया जाएगा। और भी अनेकों योजनाएं जो है इनके लिए चलाई जा रही है, जिनका इनको 100% लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो इसमें 24 जनजातियां हैं वो प्रमुख जनजातियों में आती है। अब यहां पर देख रहे हैं कि झारखंड की कुल जनसंख्या का करीब ये 86 लाख है, करीब 26%। अब इसमें देखिएगा, अगर पूछा जाए कि आदिम जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो झारखंड में आप यहां पर देख रहे हैं कुल जो अनुसूचित जनजाति है वो 86 लाख है। और इनमें 8 आदिम जनजातियों को मिला दे तो मात्र ये हो जाते हैं 1,92,000 के लगभग। मात्र ये 1,92,000 हैं 8 आदिम जनजातियों को मिलाकर। इसीलिए इनके लिए विशेष व्यवस्था अलग से की गई है। क्लियर है यहां तक सभी को? और जो कि झारखंड की जनसंख्या का अगर देखिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग में आता है। अब झारखंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं, जो कि 32 जनजातियां हैं, उन सब का एक हम लोग लिस्ट देखेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, संथाल हो गया, उरांव हो गया, हो गया, जनजाति हो गया, ये सारी जनजाति, असुर जनजाति, बैगा जनजाति, बंजारा, बथोड़ी, बेदिया, बंजिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चिकबड़ई, गोंड, गोड़ैत, हो जनजाति, करमाली, खड़िया, खोंड, किसान, कोड़ा, ये कोड़ा या कोड़ा लिखा जाता है, कोड़ा, जैसे मधु कोड़ा। कौन है मधु कोड़ा? रह चुके हैं, अभी जेल में हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री। कोरवा, लोहरा, महली, मालपहाड़िया, मुंडा, उरांव, परहिया, संथाल, सौरिया पहाड़िया, सब्बर, भूमिज, खरवार, कुंवर और कोल। तो ये कुल 32 जनजातियां ये अधिसूचित की गई है भारतीय संविधान में। भारत के संविधान के 247 के अंतर्गत
भारत का संविधान आपने पढ़ा होगा, आपको पता है कि भारत का संविधान अनेक अनुच्छेदों में बटा हुआ है। तो उसी में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 247। तो यही 247 के तहत राष्ट्रपति इसको अधिसूचित करती है, राष्ट्रपति के द्वारा ये अधिसूचित होते हैं। अब जो भी जनजातियां हैं, अब हम लोग इनके बारे में यहां पर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड में अगर देखिएगा हर एक जनजातियों का अपना रहन सहन, अपना सभ्यता, अपना कल्चर होता है, अपनी भाषाएं, अपनी बोलियां होती है, निवास स्थल होता है, उनका अलग अलग अपने सांस्कृतिक और जो पारंपरिक क्षेत्र है या फिर उनका कल्चर है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम झारखंड की पूरी बात करते हैं तो इन जनजातियों का आप देख सकते हैं, झारखंड के करीब 26% लोग जो हैं इन्हीं की जनसंख्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। मुख्य रूप से हर एक जनजातियों में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, जैसे कि एक जनजाति है, मान लीजिए संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति है, तो संथाल जनजाति में उनकी बोलियां क्या है, किस तरह की उनकी बोली है, अपनी उनकी भाषाएं क्या है, उसका महत्व क्या है, उनमें पर्व त्योहार किस तरह से मनाए जाते हैं। इसके अलावा जो उनकी शासन प्रणाली है, जैसे अभी तो शासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार पर चल रहा है। अभी लोकतंत्र जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत, और गांव में जो शासन चलता है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। हाँ, भारत जब आजाद हुआ और उसके बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ, संविधान आया, और खासकर जब पंचायती राज व्यवस्था आई, इन सारी जनजातियों की अपनी परंपरा रही थी शासन करने की, वो कमजोर हो चुकी है और सारे अब मामले निपटाए जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे रीति रिवाज, शादी विवाह अपने ही ये सभ्यता और अपनी परंपरा के अनुसार ही करते हैं, जिसमें कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ मामले होते हैं जैसे अपराध के मामले, जो मारपीट के मामले होते हैं, भूमि विवाद के मामले। तो अब ये जैसे कि मॉब लिंचिंग आप सुनते होंगे, आपको इन जनजातियों में बताएंगे कि कुछ अपराध किए जाते हैं, उसके बदले सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। हर एक जनजातियों में सामाजिक बहिष्कार की परंपरा है। 32 के 32 जनजातियों में सामाजिक बहिष्कार आज का डेट का बोल सकते हैं मॉब लिंचिंग के तर्ज पर माना जाता है। जैसे कि संथाल जनजाति में बिटलाहा किया जाता है, मतलब समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है। तो मॉब लिंचिंग, और मॉब लिंचिंग बहुत ही एक गैर कानूनी है। आप देख सकते हैं हर एक राज्य में भारत सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कार्य कर भी रही है। तो आखिर अब मान लीजिए हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, पहले तो ये परंपरा चल रही थी। हाँ, कुछ हद तक इस मामले को, जैसे जाति से निकालने की एक परंपरा तो हर किसी के पास होती है, लेकिन उसके साथ मारपीट आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी भी देखिएगा बहुत सारे जातियां हैं, अगर आप जैसे कि अलग अलग जातियों में शादी हो जाती है। हमारी समाज क्या है कि एक ही जाति, एक ही धर्म में शादी करने की परंपरा है। अगर एक लड़का ने दूसरी लड़की, अलग अलग धर्मों में या फिर अलग अलग जातियों में शादी हो जाता है, तो समाज से उसको बाहर कर दिया जाता है। समाज के लोग बैठते हैं और उसको बाहर कर देते हैं। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ मारपीट वगैरह ये अपराध माना जा रहा है। तो ओवरऑल हम लोग इन्हीं चीज के बारे में, हर एक जनजातियों के बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर अपराध हुए तो उनको किस तरह से निपटाया जाता है, किस तरह से इनकी पद्धति है, पर्व त्योहार किस तरह से मनाए जाते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अभी सामाजिक बहिष्कार बताया, उसी तरह शासन किस तरह से चलाया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं अभी संथाल परगना, संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, तो ये संथाल परगना नाम कैसे पड़ा, तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि संथाल जनजाति के बारे में। उससे पहले यहां पर देखिएगा बहुत सारे इसमें कंटेंट दिए हुए हैं, आप नोट्स पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा। नोट्स हम ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुके हैं, आप वहां पर देखिएगा। जैसे कि हर एक जनजाति को जैसे कि कॉमन चीजों में बांटा जाता है। हर एक जनजाति, जो 32 जनजाति है ना, उनको याद करना मुश्किल हो जाता है। 32 जनजाति अगर एक एक भी याद करेंगे तो आज याद किए कल भूल जाते हैं। तो यहां पर हमको क्या करेंगे कि कुछ कॉमन चीजें जो हर एक जनजाति में, जैसे कि सामाजिक बहिष्कार, ये हर एक जनजाति में देखने को मिलता है। और सामाजिक बहिष्कार किया जाता है कब, तो अपराध अगर सिद्ध हो जाता है हर एक जनजाति में। जैसे कि यौन अपराध, जनजातियों में परंपरा होती है कि
गोत्र एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। गोत्र क्या होता है? एक कुल होता है। जैसे कि किस वंश में आपका जन्म हुआ है, देखिएगा आप भी अपना गोत्र के बारे में अगर नहीं पता होगा तो अपने घर में पूछिएगा। गोत्र का क्या होता है? एक कुल को दर्शाता है कि आपका किस कुल में जन्म हुआ है। हर एक जनजातियों में भी एक गोत्र होता है, और जितनी भी जनजातियां उसमें बहुत सारे में किसी में 12 गोत्र, किसी में 14 गोत्र, किसी में तो अनगिनत गोत्र होते हैं। जैसे मुंडा जनजाति में अनगिनत गोत्र होते हैं। तो इसमें परंपरा यह होती है कि जो भी शादी विवाह होगा, हर एक जनजातियों में यही परंपरा है कि अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम संथाल जनजाति की बात करते हैं। संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र होते हैं। तो मान लीजिए हम एक गोत्र की बात करते हैं। अगर एक गोत्र का लड़का है तो एक गोत्र की लड़की के साथ वो विवाह नहीं कर सकता है। अलग अलग गोत्रों में शादी होती है। अगर एक गोत्र का लड़का है तो संथाल जनजाति की वही बी गोत्र की लड़की होनी चाहिए, तब ये शादी मान्य होगा। अदरवाइज ये माना जाएगा कि ये एक तरह का अपराध है, यौन अपराध माना जाता है। या फिर किसी के साथ दुराचार वगैरह किया जाता है तो उसमें सामाजिक बहिष्कार करने के प्रावधान है। इसके अलावा किसी महिला के बारे में डायन वगैरह पता चल गया, उसके पुख्ता सबूत मिल गए तो सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। तो ये कॉमन चीजें हैं जनजातियों में। इसके अलावा जो कॉमन हम लोग को देखने को मिलता है वह है जातीय परंपरा। जो जातीय विशेषता है, प्रजातीय जो विशेषता है, जैसे कि झारखंड की अधिकतर जो जनजातियां हैं ना, उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ माने गए हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। कुछ माने गए हैं द्रविडियन, और कुछ माने गए हैं वो आर्य, इंडो आर्य भी इसको हम लोग लिखते हैं इंडो आर्य। ये क्या हुआ इसको समझिए। जैसे कि झारखंड में जो भी जनजातियां हैं बाहर से आकर बसती हैं, अलग अलग क्षेत्र से आकर इन क्षेत्र में आकर बसी है। जैसे कि हम एक बार मुंडा जनजाति के बारे में बता रहे थे, तो मुंडा जनजाति करीब 600 ईसा पूर्व में आकर झारखंड में बसी। उरांव जनजाति इसी तरह दक्कन से मतलब दक्षिण भारत से आकर झारखंड में बसी। उसी तरह अन्य जनजातियां भी धीरे धीरे आकर बसी। संथाल जनजाति अन्य क्षेत्र से आकर बसी। तो इनका एक मूल स्वरूप क्या है? जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी तो देखिएगा इतनी बड़ी जनसंख्या तो नहीं थी, धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ रही है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने काम के लिए, अपने खाने पीने के लिए लोग भ्रमण करते रहते थे। तो कुछ जनजातियां जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत मानी गई है। क्यों? क्योंकि इनकी जो वेशभूषा है, वेशभूषा या फिर इनकी जो बनावट है, बनावट नाक नक्शे हो गए, हाइट हो गया, उसके आधार पर तय किया जाता है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड का सीधा सा मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनके जैसा इनकी बनावट है। ऐसी जनजातियां झारखंड में जो 32 जनजातियां में अधिकतर जनजातियां इसी के अंतर्गत आती है। जैसे संथाल जनजाति बोले, मुंडा जनजाति बोले, हो जनजाति बोले, खड़िया जनजाति बोले, असुर जनजाति बोले, बिंजिया जनजाति बोले, कोड़ा जनजाति बोले, ये सारे के सारे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में आते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कि पूछ देगा कि संथाल जनजाति की प्रजातीय दृष्टि से किस श्रेणी में रखा गया है, तो सही उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में। यही प्रश्न आता है, तो प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। पूछ देगा कि संथाल जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस श्रेणी में रखा गया है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में। क्लियर है? अब यहां पर पूछते हैं कि उरांव जनजाति जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर, किस श्रेणी में रखा गया है प्रजातीय दृष्टि से, तो इसका उत्तर होगा ये द्रविड़ प्रजाति। झारखंड में 2 ऐसी जनजातियां हैं जो द्रविडियन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। द्रविडियन का मतलब सीधा सा जो दक्कन का है, दक्कन मतलब दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत मतलब कि
जो भारत, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनकी भाषा भी देखिएगा, उरांव की जो भाषा होती है कुड़ुक भाषा, तो वो भाषा जो है ना, उसका मूल जो है वो कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा और अन्य जो दक्षिण भारत की भाषा है उसी से निकला हुआ है। इसके अलावा द्रविडियन में झारखंड में एक आती है पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जो जनजाति है, तो ये दो जनजातियां जो है द्रविडियन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। पहाड़िया जनजाति की जो भाषा होती है माल्टो भाषा, ये माल्टो भाषा द्रविडियन भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। लोक साहित्य में आगे हम बताएंगे, लोक साहित्य जब भाषा और बोली के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर देखिएगा जो माल्टो भाषा है वो द्रविडियन प्रजाति के अंतर्गत आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा भाषा द्रविडियन भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो एक उरांव की भाषा जो है कुड़ुक, और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है माल्टो, ये द्रविडियन भाषा के परिवार के अंतर्गत आता है। और इंडो आर्यन के अंतर्गत जो नागपुरी वगैरह है, या फिर जो यहाँ पर जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, जो इंडो आर्यन, या फिर इनको सदानी बोला जाता है, सदानी। क्लियर है? तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो कि हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि पूछ दे कुछ जनजातियों के बारे में, प्रमुख जनजातियां बताएंगे तो याद हो जाता है। लेकिन अगर पूछ दे जैसे कोड़ा जनजाति किस प्रजाति दृष्टि से किस कैटेगरी में आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। बिंजिया जनजाति पूछ दे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। मुंडा जनजाति पूछ दे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें कॉमन है। तो ओवरऑल हर एक जनजाति, जैसे कि मान लीजिए संथाल जनजाति है, उरांव जनजाति है, तो हर एक जनजातियों में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला भाषाई दृष्टि से वो किस कैटेगरी में आते हैं, भाषीय और प्रजातीय दृष्टि से वो किस कैटेगरी में शामिल किए गए। भाषीय दृष्टि में 3 तरह के भाषाओं को यहां पर झारखंड में देखने को मिलता है। एक होता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इसको मुंडारी भाषा परिवार भी कहा जाता है। मुंडारी भाषा परिवार मतलब कि एशिया का जो मूल भाषा था उससे मिलता जुलता भाषा है, जैसे कि मुंडारी भाषा, हो भाषा, संथाली भाषा, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के परिवार के। दूसरा द्रविडियन भाषा परिवार, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, द्रविडियन भाषा परिवार। और एक होता है सदानी भाषा या फिर इंडो आर्यन, जैसे कि नागपुरी हो गया, कुरमाली हो गया, तो ये सारे सदानी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले तो यही, अगर पूछ दे कि संथाली जनजाति किस भाषा परिवार के अंतर्गत है, किस प्रजातीय दृष्टि से उनको किस कैटेगरी में शामिल किया गया, तो उत्तर होगा भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक या मुंडारी भाषा, या प्रजातीय दृष्टि से संथाली जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसी तरह अगर उरांव का पूछा जाए, उरांव जनजाति भाषीय दृष्टि से किस कैटेगरी में है, तो द्रविडियन भाषा परिवार के अंतर्गत। प्रजातीय दृष्टि से तो द्रविडियन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जनजातियों में हम लोग दूसरा इंपोर्टेंट चीज हम जो एग्जाम में पूछा जाता है कि उनका वर्तमान में निवास स्थल कहां है। निवास स्थल, जैसे कि संथाल जनजाति कहां निवास करती है, तो संथाल परगना में। झारखंड में जितने भी संथाल जनजाति निवास करती है उनमें करीब 90% झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में निवास करते हैं। और संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले, 6 जिले, तो उन 6 जिलों में झारखंड में संथाल जनजाति 90%, और बाकी के जिले जो हैं 18 जिले हुए उसमें 10% निवास करती है। उसी तरह मुंडा जनजाति तो छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा, पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा निवास करती है। उरांव जनजाति भी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। तो वही चीज एग्जाम में पूछा जाता है। भूमि जनजाति पूछ दे तो सबसे ज्यादा पलामू क्षेत्र में निवास करते हैं। ऐसे तो आज के डेट में जनजातियां या फिर लोग एक ही जगह सीमित नहीं है।
लेकिन उनका एक संकेंद्रन, एक वर्ड यूज किया जाता है, यहां पर नोट्स में देखिएगा एक वर्ड यूज किया जाता है, संकेंद्रन। संकेंद्रन का मतलब हुआ कि बड़ी संख्या में लोग कहां, उस प्रजाति या फिर उस जनजाति के लोग कहां निवास करते हैं। जैसे कि हमने बोला संथाल जनजाति बड़ी संख्या में संथाल परगना में, तो उसका संकेंद्रन संथाल परगना के 6 जिले हो गए, उरांव जनजाति, छोटा नागपुर, पलामू। उसी तरह मुंडा जनजाति, छोटा नागपुर, पलामू। हो जनजाति कोल्हान क्षेत्र हो गया। तो ये संकेंद्रन मतलब कि एक सेंटर बोल सकते हैं जहां पर बड़ी संख्या में वो निवास करते हैं, अदरवाइज तो देश भर में निवास करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो ही निवास स्थल पूछा गया। तीसरा इसमें जो पूछा जाता है, जो एग्जाम में प्रश्न वो पूछा जाता है कि जो उनकी गोत्र है, इसको धर्म विशेष बोल देते हैं, धर्म विशेष। धर्म विशेष प्रश्न आता है। धर्म विशेष में क्या आएगा, जैसे कि उनका गोत्र, गोत्र मतलब कुल, किस कुल में उनका जन्म हुआ, खूट, खूट बोलिए, खूट कटीदार, अगर सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़े होंगे तो वहां पर आता है शब्द गोत्र, क्योंकि गोत्र के आधार पर ही बच्चे का नामकरण होता है, गोत्र के आधार पर ही शादी होता है, तो गोत्र पवित्र होता है। धर्म विशेष में गोत्र के बाद पर्व त्योहार, इसी में शादी विवाह सब इसी में आ जाएगा। शादी विवाह भी हम लिखते हैं शादी विवाह, क्योंकि शादी विवाह की अलग अलग अपने यहाँ पर परंपरा होती है। जैसे कि परंपरा, जैसे कि जनजातियों में दहेज देने की परंपरा नहीं होती है। एक दो जनजाति को अगर छोड़ दिया जाए ना, बाकी के 32 में से 31 या 31 जनजाति ऐसे जहां पर दहेज की परंपरा नहीं होती है, बल्कि यहां पर एक परंपरा होती है वधु मूल्य की। हर एक जनजातियों में वधु मूल्य, वधु मूल्य क्या होता है, लड़का पक्ष की ओर से, लड़का पक्ष की ओर से जो लड़की पक्ष को दिया जाता है, लड़की को, ध्यान रखिएगा, लड़का जो लड़की पक्ष को देता है इसी को बोलते हैं वधु मूल्य। वधु मूल्य को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि वधु मूल्य को संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है, डाली कटारी बिंजिया जनजाति में वधु मूल्य का ही दूसरा नाम है डाली कटारी बिंजिया जनजाति में। एग्जाम में यही टेक्निकल शब्द पूछा जाता है कि डाली कटारी का मतलब क्या है, तो डाली कटारी का मतलब हुआ वधु मूल्य। गोत्र यहां पर बोले ना, कुछ जनजातियों में गोत्र को किल्ली कहा जाता है, तो किल्ली मतलब क्या है ये पूछा जाता है प्रश्न में। या फिर डाली कटारी जो वधु मूल्य का अर्थ होता है वो किस जनजाति में उस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो बीजिया जनजाति में। तो इन सारे शब्दों को वहां पर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देवता भी पूछा जाता है, धर्म विशेष में देवता वगैरह आ गए। सबसे बड़े देवता, जैसे मुंडा जनजाति में सबसे बड़े देवता सिंहबोंगा है, उरांव जनजाति में धर्मेश जो है सबसे बड़े देवता है। क्लियर है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इसमें देवता वगैरह होते हैं उनके बारे में। इसके बाद चौथा इसमें इंपोर्टेंट आ जाता है इनकी शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, इनकी शासन प्रणाली का सीधा सा मतलब है कि इनका गांव किस तरह से चलता है, गांव का मुखिया कौन होता है। जैसे संथाल जनजाति में गांव होता है और कई गांव मिलकर परगना बनते हैं जिसको देश कहा जाता है। तो गांव का मुखिया कौन होगा, गांव का मुखिया का नाम स्पेसिफिक क्या है, जैसे मांझी बोला जाता है, गांव के मुखिया को मांझी संथाल जनजाति में। मुंडा जनजाति में जल जाए तो हाथू मुंडा या मुंडा कहा जाता है। तो इस तरह की शासन प्रणाली, गांव में जो लड़ाई झगड़े हुए, कुछ मामले हुए, कुछ निर्णय हुए, तो उसका डिसीजन किस तरह से लिया जाता है और ये बैठक वगैरह कहां होती है। जैसे कुछ इसमें स्थल भी होता है, जैसे कि मुंडा जनजाति में जाते हैं तो वहां पर देखिएगा एक स्थल होता है अखड़ा, सरना तो हर जातियों में देखा जाता है। सरना एक पवित्र स्थल होता है और जहां पर जो पूजा वगैरह करते हैं, जैसे कि मुंडा जनजाति में ग्राम देवता के निवास स्थल को सरना कहा गया है। इसमें एक अखड़ा भी होता है। अखड़ा सामान्यतः जनजातियों में उस स्थल को कहा जाता है जहां पर समारोह वगैरह किया जाता है। जैसे कि देखिएगा कुछ पर्व वगैरह हो गए, जैसे सरहुल हो गया, कर्मा वगैरह हो गया, तो एक पर्व वगैरह मनाया जाता है तो आसपास में देखिएगा एक चबूतरा टाइप का बनाया जाता है, वहीं पर लोग आकर आते हैं और नाचते गाते हैं और फिर अपने घर जाते हैं, उसको भी अखड़ा कहा गया है। और वहीं पर डिसीजन भी होता है, पंचायत की बैठक होगी तो उसी स्थल पर होता है, इसको अखड़ा कहा गया है और ये हर एक जनजातियों में देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक।
तो शासन प्रणाली में यही, इसमें शासन प्रणाली में जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो प्रमुख व्यक्ति गांव से अगर बड़ा है तो जैसे कि पट्टी होता है मुंडा जनजाति में, पढ़ा पंचायत होता है तो उसका कौन प्रमुख व्यक्ति है, उसके कौन कौन व्यक्ति है जो काम करता है। फिर इसमें ध्यान भी रखिएगा, इसमें एक धार्मिक प्रधान का भी जिक्र आता है तो प्रमुख व्यक्तियों में ही आ जाएगा वो। फिर कुछ स्थल वगैरह हैं। इसके अलावा पांचवा इसमें हम कैटेगरी शामिल करते हैं विशेष अन्य विशेषताएं। वन विशेषताएं में क्या हम शामिल करते हैं, क्या याद करना होता है। अन्य विशेषताएं में जैसे कि पूछ देगा कि जैसे असुर जनजाति का मुख्य पारंपरिक पेशा क्या है, तो पारंपरिक पेशा है लोहा गलाकर वो औजार वगैरह बनाते थे, तो उनकी वो पारंपरिक पेशा है। इन सब कैटेगरी में नहीं आएगा, अन्य विशेषताएं में आ जाएगा। उसी तरह चिक बड़ेक जनजाति का पूछ देगा। चिक बड़ेक जनजाति एक बुनकर जनजाति है जो कि कपड़ा बुनने का काम करती है। पूरे विश्व में या फिर झारखंड वगैरह क्षेत्र में अभी भी देखिएगा हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा गया है चिक बड़ेक जनजाति को। जब आधुनिक मशीनें नहीं बनती थी, मशीन से कपड़ा नहीं बनते थे, तो उस समय हाथ से, अभी भी कपड़ा हाथ से भी बनाए जाते हैं, तो वो चिक बड़ेक जनजाति की विशेषता है। मुख्य पेशा पूछा जाता है तो खेती करना, मजदूरी करना, वन उत्पाद संग्रह करना। विवाह में भी तो आ जाएगा उसमें कि एकल विवाही होते हैं या फिर एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं, तो जनजातियों पर भी लागू होता है हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अभी, पहले भी था, पहले तो ये एकल विवाही पहले भी थे, अभी भी हैं। विशेष परिस्थितियों में दूसरी पत्नी रख सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इनके ऊपर अप्लाई होता है और उसके तहत आप शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि पहली पत्नी को आप तलाक नहीं देते हैं। और तलाक का प्रोसेस आपको पता ही है क्या है यहाँ पर। तो ये एकल विवाही होते हैं, बहुविवाही नहीं होते हैं। अब इनका परिवार कैसा होता है, ये संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या फिर एकल परिवार होता है। तो अधिकतर जनजातियों में एकल परिवार देखने की परंपरा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली भी देखने को मिलता है। तो इनकी ये अन्य विशेषताओं में शामिल किया जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को। तो यही हम लोग को 5 टर्म पर हर एक जनजातियों में फोकस करना है। पांच टर्म, भाषाई दृष्टि से, प्रजातीय दृष्टि से, उनका निवास स्थल, इसके अलावा धर्म विशेष में तो बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, गोत्र हो गया, लेकिन ये प्रमुख है, इनसे प्रश्न आता है। पर्व त्योहार हो गया, शादी विवाह हो गया, देवता वगैरह हो गए, फिर उसके बाद शासन प्रणाली हो गया, और अन्य विशेषताएं में अलग अलग चीजें शामिल करेंगे। अब हम लोग यहां पर संथाल जनजाति के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग जो यहां पर ये पैटर्न बनाए हैं इसी के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ कुछ नए टर्म आएंगे, जैसे कि संथाल जनजाति में एक टर्म आएगा बिटलाहा, तो उसका मतलब क्या होता है, उन सब टर्म को भी डिफाइन करते चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा संथाल जनजाति, संथाल ट्राइब्स। आपको पता है संथाल जनजाति का इतिहास हम पहले ही बता चुके हैं जब झारखंड का इतिहास बता रहे थे। संथाल जनजाति जो है पश्चिम बंगाल में निवास करती थी और इन्हीं क्षेत्रों से अंग्रेजों ने लाकर यहाँ पर 1780 से 1810 के बीच में इन क्षेत्रों में लाकर बसाया था। झारखंड का जो ये संथाल परगना क्षेत्र है, साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, गोड्डा, दुमका वगैरह, तो इन क्षेत्रों में लाकर बसाया था। और इन्हें यहां पर सावोतार के नाम से, सावोतार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि झारखंड की किस जनजाति को सावोतार कहा जाता है, या फिर संथाल जनजाति को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या फिर संथाल जनजाति को पश्चिम बंगाल में किस जनजाति के रूप में जाना जाता है। तो सावोतार, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है जेपीएससी में भी और जीएसएससी में भी। तो सावोतार के नाम से, तो सावोतार संथाल जनजाति को ही कहा जाता है और झारखंड में ये संथाल जनजाति कहला, इसीलिए क्षेत्र का नाम संथाल जनजाति के नाम पर ही संथाल परगना पड़ा। अब ये परगना शब्द कहां से आया उसके बारे में भी हम बताएंगे, पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो
इस जनजाति कहां से आकर बसी उसके बारे में पता है। पहला चीज हम लोग का ये टेबल था, उसके आधार पर हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रजातीय दृष्टि से, तो संथाल जनजाति प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, नोट्स में कंप्लीट मिलेगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजातीय दृष्टि से। भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मुंडारी भाषा परिवार। मुंडारी भाषा परिवार। अब दूसरा टर्म में आते हैं, इनका निवास स्थल। निवास स्थल इनका कहां है? तो इनका संथाल परगना इनका निवास स्थल है। संथाल परगना इनका निवास स्थल है। पूरे झारखंड में जितना संथाल जनजाति निवास करती है उनमें 90% यहीं पर निवास करते हैं, 90%। और बाकी के अन्य जिले में 10% निवास करते हैं। अब इनका तीसरा टर्म में आते हैं, धर्म विशेष। धर्म विशेष में हम लोग क्या चर्चा करेंगे? सबसे पहले गोत्र। तो गोत्र का मतलब क्या होता है? तो गोत्र का मतलब हुआ कुल या खूंट, बोलिए किस खूंट में, किस कुल में आपका जन्म हुआ है। और संथाल जनजाति में कुल गोत्रों की संख्या 12 बताई गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि संथाल जनजाति में कुल गोत्रों की संख्या कितनी है? तो कुल गोत्रों की संख्या जो है वो 12 है, 12 बताई गई है। अब कौन कौन गोत्र है? इसमें बहुत सारे गोत्र के नाम आते हैं, आगे हम नोट्स में आपको वहां पर लिख लीजिएगा। इनमें परंपरा यह है कि शादी जो होता है उसमें परंपरा यह है कि समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। तो नोट करके यहां पर एक लिख लीजिएगा, समान गोत्र में विवाह वर्जित है। विवाह वर्जित है। वर्जित मतलब कि निषेध है। एक गोत्र का लड़का एक गोत्र की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता है। एक गोत्र का लड़का बी गोत्र की लड़की के साथ शादी कर सकता है, ये मान्य है। तो ये परंपरा है और हर एक जनजातियों में यही परंपरा है। गोत्र के बाद अब हम इसमें धर्म विशेष में आते हैं, देवता में। तो देवता में इनके सबसे बड़े देवता जो होते हैं ठाकुर जी और कुछ अन्य देवताएं होती हैं। सिंह बोंगा भी कहीं कहीं, देखिए संथाल जनजाति बहुत सारे क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो अलग अलग कहीं पर कुछ देवताएं भी देखनी पड़ते हैं। तो सिंह बोंगा भी कहीं कहीं कहा जाता है। जो सिंह बोंगा जो सबसे बड़ा देवता जो होते हैं, सिंह बोंगा सबसे महान देवता। बोंगा मतलब होता है, जैसे सिंह मतलब होता है देवता और बोंगा मतलब होता है, सिंह मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे जो बड़े हैं वो, और बोंगा मतलब होता है देवता। तो जो सबसे बड़े देवता है उन्हीं को कहा गया है सिंह बोंगा। मुंडा जनजाति में, असुर जनजाति में, अधिकतर जनजातियों में सिंह बोंगा सबसे बड़े देवता माने गए हैं। इसके बाद इनमें विवाह आते हैं। विवाह को संथाल जनजाति में बापला कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत बार ये टर्म आ गया है। बापला का मतलब क्या होता है? तो बापला मतलब विवाह होता है संथाल जनजाति में। और बहुत सारे इसमें विवाह के प्रकार, जैसे आयोजित विवाह, अरेंज मैरिज, ऊपर टिपी विवाह, मतलब एक तरह से इसको बोलते हैं जो लव मैरिज वगैरह होते हैं वो। सेवा विवाह, जैसे कि सेवा विवाह, आगे हम लोग विवाह के प्रकार भी देखेंगे, लेकिन सेवा विवाह का मतलब समझ लीजिए। सेवा विवाह क्या होता है? जैसे कि अभी हमने बताया कि विवाह में वधु मूल्य देने की परंपरा होती है। वधु मूल्य, इसमें भी वधु मूल्य दिया जाता है। और वधु मूल्य का मतलब होता है, यहां पर बोला जाता है, वो पोन कहा जाता है। पोन, ये सब ध्यान रखिएगा। वधु मूल्य क्या होता है? वर पक्ष की ओर से, मतलब लड़का पक्ष की ओर से जो लड़की को दिया जाता है, लड़की को, उसी को कहा जाता है यहां पर वधु मूल्य। सेवा विवाह का प्रकार भी यहां पर देखा जाता है। कभी यह भी तो हो सकता है कि वर पक्ष मतलब लड़का वधु मूल्य नहीं दे पाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में शादी तो होगी, लेकिन लड़का जो है लड़की के घर जाकर रहेगा।
करीब ये परंपरा है कि 4 से 5 वर्षों तक वहां जाकर वो रहता है और अपने सास ससुर की सेवा करता है। मतलब घर जमाई बन के वो रहता है और सास ससुर की सेवा करते हैं। ये वधु मूल्य नहीं दे पाया था, इसी कारण इसी को कहते हैं सेवा विवाह, क्योंकि वो ससुर मतलब सास ससुर की सेवा करीब 5 वर्षों तक करता है, फिर वो फिर अपने लड़की को लेकर अपने घर जाता है। तो ये परंपरा इसमें भी देखने को मिलती है। क्लियर यहां तक सभी को? विवाह की परंपरा तो यहां पर देख चुके हैं कि समान गोत्र में विवाह वर्जित है, समान गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं, और एकल विवाही इसमें देखने को मिलता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, एकल विवाही होते हैं ये। हाँ, विशेष परिस्थितियों में दूसरी पत्नी रख सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही। अब इसमें विवाह के बाद यहां पर देखिएगा और क्या टर्म था इसमें, शादी विवाह हो गया, देवता हो गया, पर्व त्योहार। तो पर्व त्योहार, इसमें बहुत सारे पर्व त्योहार देखने को मिलते हैं। तो पर्व त्योहार में अगर हम बात करें तो इसमें बा कहा जाता है सरहुल पर्व को, सरहुल। इसके अलावा फगुआ, हाँ, बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है, लेकिन फगुआ जैसे पर्व वगैरह देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कर्मा पर्व हो गया, टूसू पर्व हो गया, इन सारे पर्व के अलावा नवाखाई नहीं, नवाखाई, नवाखाई मतलब नया नया चावल खाने का जो पर्व होता है उसको नवाखाई कहा जाता है। तो ये सारे पर्व इसमें देखने को मिलते हैं। अब ये धर्म विशेष सारी जानकारी के बाद अब हम लोग आते हैं, इसमें ध्यान रखिए कि अब जैसे कि पूजा पाठ जो कराएगा, शादी विवाह कराएगा, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? पूजा पाठ जो कराएगा, शादी विवाह वगैरह, तो यहां पर उसको नायकी कहा जाता है, जो धार्मिक प्रधान होता है इसे। जैसे कि एक पुजारी होता है ना, पंडित, पूजा पाठ कराना, शादी विवाह हो गया पर्व त्योहार में। उसी तरह संथाल जनजाति में पूजा पाठ कराना या फिर जो शादी विवाह में, तो ये नायके होता है जो शादी विवाह कराता है। अब आते हैं इसमें शासन प्रणाली में। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली में ध्यान रखिएगा, गांव होता है और कई गांव मिलकर परगना बनते हैं। करीब 10 से 15 गांव मिलकर परगना का निर्माण करते हैं। जो गांव का प्रमुख होता है, गांव का प्रमुख, उसको मांझी कहा जाता है, और परगना का जो प्रमुख होता है उसको परगणित कहा जाता है, परगणित। अभी जैसे कि बोले ना संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना जिला कब बना था? 1855 में, और फिर अभी झारखंड का वो वर्तमान में क्या एक प्रमंडल है। तो संथाल, संथाल तो एक जनजाति हो गया, और परगना क्या हुआ? परगना मतलब देश होता है। तो कई गांव मिलकर परगना का निर्माण करते हैं, तो यहीं से ये शब्द लिखा गया है संथाल परगना। मतलब कि संथाल जनजाति जिस क्षेत्र में, क्षेत्र, परगना मतलब क्षेत्र हो गया, देश हो गया, जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उसी को संथाल परगना कहा जाता है। और परगना का जो प्रमुख होता है उसको परगणित कहा जाता है। इसके अलावा भी इसमें ये गांव का मुखिया हो गया मांझी, और ये परगना का प्रमुख हो गया वो परगणित कहलाया। क्लियर यहां तक? अब यहां पर देखिएगा, गांव में जो मांझी के अलावा भी और भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो प्रमुख कार्य करते हैं। जैसे कि एक जोग मांझी होता है, जोग मांझी, जोग मांझी प्राणिक, गड़ाइत, ये प्रमुख व्यक्ति हैं। मांझी तो हो गया प्रधान, प्राणिक होता है उप प्रधान। जैसे कि अभी भी देखिएगा गांव में पंचायती चुनाव होता है, तो उसमें देखिए एक प्रधान होता है, उप प्रधान होता है। तो ये संथाल जनजाति की भी शासन व्यवस्था में ऐसा नियम है। तो गांव का प्रमुख व्यक्ति जो हो गया वो कहलाया मांझी, और उप प्रधान जो कहलाया वो प्राणिक। तो ये जोग मांझी। गणित जो होता है वो एक संदेशवाहक का काम करता है, संदेशवाहक। संदेशवाहक का मतलब कि जैसे कि गांव में कुछ निर्णय हुआ, मुखिया ने कुछ निर्णय लिया, गांव के पंचायत में बैठक हुई, तो उसको लोगों तक पहुंचाना या फिर लोगों की समस्याओं को मुखिया तक, प्रधान तक पहुंचाना, ये गणित का काम होता है।
जोग मांझी का क्या काम होता है, तो इसको समझिए। जोग मांझी एक तरह से विवाह संबंधी मामले को देखता है, विवाह संबंधी मामले को, खासकर जैसे कि कोई किसी अन्य गोत्र में शादी कर लिया, मतलब कि एक ही गोत्र में शादी कर लिए, तो एक ही गोत्र में शादी करना अपराध माना जाता है, या फिर किसी महिला के साथ दुराचार किया गया, बलात्कार किया गया, और उन सारी मामले को ये जोग मांझी ही देखता है। तो विवाह संबंधी मामले को जोग मांझी देखता है। जैसे कि मान लीजिए इसका रोल खासकर तब आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये यौन अपराध हुआ और उसके वजह से एक लड़की जो है वो मां बन जाती है, मां बन जाती है, और ये इसका जो पिता है उसको सूचित नहीं करती है या फिर उसे अपनाना नहीं चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में जोग मांझी तो निर्णय देगा कि ये लड़की को ये लड़का अपना ले, यौन अपराध हुआ तो भी, लेकिन कभी कभी लड़की ही खुद बोलती है कि नहीं, हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में लड़की का बच्चा होगा, और इस बच्ची का नामकरण, जैसे कि अभी हमने बताया था ना कि बच्ची का नामकरण जो होता है गोत्र के आधार पर होता है। अब इसका पिता तो है ही नहीं, क्योंकि प्रीतिवंशीय ही चलता है, संथाल समाज प्रीतिवंशीय है, मतलब पिता से ही पुत्र को अधिकार मिलेगा, पुत्री को कभी अधिकार नहीं दिया जाता है। तो नामकरण भी पिता के नाम पर होता है, पुत्री के नाम पर नहीं होता है। तो इसका तो पिता है ही नहीं, तब इसका नामकरण कैसे होगा इस बच्चे का या बच्ची का। तो ये जोग मांझी के गोत्र के आधार पर यहां पर रोल आ जाता है जोग मांझी का। इस बच्चे का जो नामकरण होगा जोग मांझी के गोत्र के, जोग मांझी का जो गोत्र होगा जोग मांझी के गोत्र के आधार पर किया जाता है। अब चूंकि यहां पर देखिएगा ये अपराध हुआ कि लड़की को अपनाना चाहिए था इस लड़के को, इस पिता को, जो इस बच्चे का पिता होगा, लेकिन लड़की ने अब नहीं अपनाया, तो एक तरह से अपराध हुआ। तो इसके बदले लड़की के माता के पिता के ऊपर कुछ दंड लगाया जाता है, जो आर्थिक दंड होता है, सामान वगैरह उनसे लिया जाता है, साजो सामान, पूजा वगैरह सामग्री होता है। और जब लड़की के बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण जोग मांझी के गोत्र के आधार पर किया जाता है। तो ये प्रश्न भी यहां पर बनता है, और प्रश्न शायद आ चुका है पहले एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर यहां तक सभी को। अब यहां पर जो गांव में शासन प्रणाली हो गई उन सबको हमने देख लिया। अब इसमें देखिएगा इनका क्या क्या रोल होता है। तो गांव में लड़ाई झगड़े होंगे, मामले होंगे, तो इनके द्वारा, खासकर मांझी के द्वारा उसको निपटाया जाता है। कुछ मामले जैसे दो गांवों के मामले हैं तो वहां पर किसकी रोल आ जाएगा, परगणित का, क्योंकि परगना कई गांवों को मिलाकर परगना बनता है। और दो गांवों के मामले हो गए तो दो गांवों के मामले में तो दोनों का अलग अलग मुखिया होगा, मांझी होगा, तो उन मामले को सलटाता कौन है, परगना। अब जैसे कि दो राज्य लड़ रहे हैं तो दोनों राज्य के मुख्यमंत्री थोड़े उसको सुलझाएंगे, तो केंद्र का काम होगा। वही चीज यहां पर परगना का हस्तक्षेप यहां पर होता है। और कुछ मामले जैसे सामाजिक बहिष्कार जैसे मामले जो होते हैं, जैसे कि यहां पर जो यौन अपराध के केस में भी सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, तो उस मामले में भी देखिएगा तो परगना ही निर्णय लेता है कि सामाजिक बहिष्कार करना है या फिर नहीं करना है। क्लियर है। तो अब वहीं पर आते हैं जो अपराध है, संथाल जनजाति में जो अपराध किया जाता है, तो अपराध को किया गया तो अपराधी को क्या क्या सजा मिल सकता है, तो दंड लगाया जा सकता है। दंड दो तरह के यहां पर लगाया जाता है, आर्थिक दंड, आर्थिक दंड पैसा ले लिया जाएगा, या फिर सामान लिया जाता है, या फिर जो है इसमें बलि वगैरह दिया जाता है, बकरे का, या फिर भोज भात कराने की भी परंपरा इसमें है। गांव को खिलाना पड़ेगा अगर आपने ये दंड किया है तो। सजा सुनाया जाता है, सजा क्या है। कुछ दंड इसमें जो है सामग्री वगैरह लिया जाता है, सामान या सामग्री, तो इसी में आ गया। और सबसे बड़ा दंड अगर पूछा जाए कि संथाल समाज में जो अपराधी को दंड दिया जाता है, अपराध, यहां पर अपराधी हम लिख दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा दंड क्या है, तो सबसे बड़ा दंड इसमें है सामाजिक बहिष्कार।
सामाजिक बहिष्कार को यहाँ पर बोला जाता है विटलाहा। संथाल जनजाति में एक स्पेसिफिक नाम से इसे जाना जाता है, विटलाहा। विटलाहा का मतलब ही है सामाजिक बहिष्कार। ये सामाजिक बहिष्कार क्यों किया जाता है? तो पहला, यौन अपराध के केस में किसी लड़की के साथ बिना उसकी मर्जी के साथ यौन अपराध किया गया, या फिर एक ही गोत्र में शादी कर लिया गया, तो उस सिचुएशन में किसी महिला के बारे में पुख्ता सबूत मिल गया कि वो डायन है, तो डायन प्रथा, अंधविश्वास जैसी चीजें अभी भी देखने को मिलती है। तीसरा, अन्य जैसे कि अब किसी का कोई मर्डर कर देगा तो मृत्यु दंड, उसके किसी भी जनजाति में मृत्यु दंड जैसी सजा कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। हाँ, पत्थर से मारने जैसे चीज, जैसे कि आपको बहुत सारे फिल्में वगैरह देखे होंगे, नागपुरी वगैरह और बहुत सारी अन्य फिल्में, तो वहां पर जो डायन पता चल जाता है तो उस महिला के साथ बहुत ही दुराचार किया जाता है, पत्थर से मारा वगैरह जाता है, वो चीज देखा जाता है। लेकिन किसी को मृत्यु दंड गांव का मुखिया, परगना या परगनित सुनाए, ऐसा कहीं भी नियम अब आज तक नहीं है। यहां तक कि किसी भी जनजाति में 32 के 32 जनजातियों में किसी भी जनजाति में कितना भी बड़ा अपराध हो, मृत्यु दंड जैसी सजा नहीं है। सबसे बड़ा सजा यही है, सामाजिक बहिष्कार। जाति से बाहर करना, गांव से बाहर करना, समाज से बाहर करना, यह परंपरा है। क्लियर है? अब सामाजिक बहिष्कार कौन कर सकता है? तो वही मांझी या फिर जो परगणित है, परगना का प्रमुख, वो कर सकता है। क्लियर है? तो ये पूरी जानकारी थी जो संथाल जनजाति से संबंधित था। क्लियर है? तो ये सारे चीजें आपको नोट्स में ही मिलेगी, लेकिन ये सारे शॉर्ट में चीजें आप अगर ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा सही होगा। अब देखिएगा, नोट्स जो आपको देंगे ना, उसी के आधार पर आपको स्टडी भी करना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज सारा हमने कर दिया है संथाल जनजाति, तो वही चीज यहाँ पर देखिए नोट्स में भी सारा पॉइंट वाइज किया हुआ है। प्रजातीय दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से, कहां पर ये निवास करते हैं। दामिने को तो आपको पता ही है, सारे बता चुके हैं। फिर 12 गोत्र, गोत्र कौन कौन होते हैं वहां पर हमने नाम नहीं बताया था, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, हंसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, कुस्कू, मरांडी, सोरेन, तो ये सारे 12 गोत्र हैं। पर्व त्योहार हो गया, सरुल हो गया, करम, बांधना, हड़ियाई, जापड़, सोहराई। हाँ, सोहराई भी एक प्रमुख पर्व है, सकरात वगैरह। फिर फसल वगैरह, फिर देवता वगैरह है। हाँ, दूसरा प्रमुख देवता एक होते हैं, जैसे कि हमने बताया ना, संथाल समाज में ठाकुर जी सबसे बड़े देवता होते हैं, इनको विश्व विधाता माना जाता है। और जो इसमें दूसरे सबसे बड़े देवता होते हैं मरांग बुरु। मरांग बुरु एक तरह से जो वृक्ष में निवास स्थान होता है इनका, वहीं पर इनकी पूजा की जाती है साल के वृक्षों में। नायके तो अभी हमने बताया संथाल समाज का जो गांव का प्रधान है। फिर वही है, मांझी हो गया, बिटलाहा हो गया। हाँ, संथाल जो भाषा है ना, संथाली भाषा जैसा कि हमने बताया ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत है, तो इससे संबंधित तथ्य ध्यान रख लीजिएगा। एक चीज की, झारखंड में संथाली जो भाषा है इसकी अपनी लिपि भी है। जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो ये लिखा हुआ है देवनागरी की लिपि में है। इंग्लिश की अपनी रोमन लिपि होती है जो एबीसीडी हम लोग लिखते हैं। संथाली भाषा की भी अपनी लिपि है जिसको आलोचकी लिपि। इसकी जो आविष्कारक थे वो रघुनाथ मुर्मू थे। रघुनाथ मुर्मू ने इसका आविष्कार किया था। और झारखंड की जितनी भी स्थानीय या जनजातीय भाषा है उनमें संथाली भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, 22 भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, उड़िया। उसमें झारखंड की एक संथाली भाषा भी है, मात्र एक यही संथाली भाषा है जो 8वीं अनुसूची में है। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये कब शामिल हुआ था 8वीं अनुसूची में? तो संविधान संशोधन जो हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में ये हुआ था।
उसी के तहत ये संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्लियर है? ये 100वां यहां पर लिखा हुआ ये गलत है, ये 92 होगा। विवाह वगैरह हो गया, वर पक्ष वगैरह, पौन। अब इसके आगे है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में वही हम लोग प्रजातीय दृष्टि से, अब यहां पर आपको एक हमने इसीलिए इतना डिटेल में डिस्कस किया 1 घंटा। अब यहां पर जो आपको इजी पड़ेगा सभी, इसमें वही प्रजातीय दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से, निवास स्थल, फिर इनके धर्म विशेष, गोत्र हो गया। गोत्र इनमें 14 होता है, उरांव जनजातियों में गोत्र 14 होता है। तो आज हम लोग उरांव जनजाति को ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी की जनजाति अगले क्लास में। तो सबसे पहले उरांव जनजाति, तो उरांव जनजाति के बारे तो हमने बताई था। द्रविडियन के अंतर्गत 2 ही आते हैं, एक उरांव जनजाति और एक पहाड़िया जनजाति, और इनका भाषा परिवार भी द्रविडियन ही है। तो दोनों द्रविडियन, और दक्कन के इन्हें माने गए हैं। कुछ इतिहासकारों ने कोकण बताया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार उरांव जनजाति को किस क्षेत्र का बताया गया है, तो ये कोकण के भी माने गए हैं। कोकण किसे बोला गया है? तो ये गुजरात जो आप देख रहे हैं ना, गुजरात, और जो ये जो बोला जाता है ना, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट हो गया, जो भारत का मैप में आप देखिएगा। तो ये जो कोकण इसी क्षेत्र को बोला जाता है, जो गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात वगैरह को कोकण इसी को बोला जाता है। तो इस क्षेत्र से आकर निवास किया कुछ इतिहासकारों के अनुसार। अब इनका निवास स्थल वही दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू परमंडल में ही 90% निवास करते हैं, बाकी क्षेत्रों में 10%। अब इनके धर्म विशेष की बात करते हैं तो सबसे बड़े देवता इनके हो गए धर्मेश। उसके बाद बात करते हैं इनके गोत्र के बारे में, तो इनमें गोत्र 14 बताए गए हैं। गोत्र के नाम यहां पर दिया हुआ होगा, जैसे कि यहां पर देखिए लकड़ा हो गया, झंडा हो गया, गारी, तिरकी, कोसपोट्टा, टोप्पो, एका, लिंडा, ये सारे इसके 14 गोत्र हैं। इनकी भाषा कुड़ुख भाषा होती है, जो कि हमने बताया द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये भी एक विकसित भाषा है। क्लियर है? अब इनमें जो सरना तो पता चुके हैं, कॉमन है। सरना पूजा स्थल को ही कहा जाता है, और अखड़ा जो कहा जाता है वो जो जहां पर पंचायत की बैठक, इसमें कबीले भी होता है, उरांव में कबीलों के जैसे भी होते हैं। इसके अलावा गोत्र को ये किल्ली कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज, जैसे कि हमने हर एक जनजाति में कुछ अन्य विशेषताएं भी हमने बात किया था, तो इसमें एक होता है धर्म विशेष में के अलावा भी इसमें एक धुमकुड़िया। तो धुमकुड़िया के बारे में यहां पर चर्चा कर लेते हैं। धुमकुड़िया, ये धुमकुड़िया है क्या? तो धुमकुड़िया को दूसरा शब्द में अगर सिंपल एक वर्ड में बोले तो युवागिरी। एक तरह से हर एक वर्ग में देखिएगा अपने जाति विशेष या फिर अपनी परंपरा, अपने जो रीति रिवाज है, आने वाली अपनी पीढ़ी को हर एक जाति हर एक धर्म के लोग समझाते हैं, बताते हैं। जैसे कि अन्य जगह पर कहीं पर मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, इन नामों से जाना जाता है। तो उसी तरह उरांवों में भी ये धुमकुड़िया होता है। धुमकुड़िया एक प्रशिक्षण केंद्र हो गया, या फिर जो धर्म वगैरह के बारे में, जनजाति के बारे में, अपने बारे में जानकारी जहां पर आने वाली पीढ़ी को दी जाती है, अपने ही जनजाति, दूसरी नहीं, तो उसी को कहा गया है धुमकुड़िया। युवागिरी होता है, मतलब कि युवक और युवतियों की टोली जो होती है उसी को बोला गया है धुमकुड़िया। यहां पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि युवकों की जो टोली होती है उसको जोक हेरपा कहा जाता है, और जो युवतियों की टोली होती है उसको पेल हेरपा कहा जाता है। और इसमें कौन सदस्य? अब धुमकुड़िया जो एक संस्था जैसा हो गया, संस्था, इसका सदस्य कौन बन सकता है? तो युवक और युवतियां। अब सवाल उठता है कि किस उम्र के, तो इसके भी कंडीशन है कौन इसका सदस्य बन सकता है। तो उम्र 10 से 11 वर्ष के उम्र में जिन लड़कों और लड़कियों की, उरांव जनजाति के लड़के और लड़कियों की उम्र 10 से 11 वर्ष की उम्र है, वो धुमकुड़िया के सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कंडीशन इसमें है, सरहुल के समय प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश सरहुल के समय,
और 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार ही इसमें मौका मिलता है, 3 साल में एक बार मौका मिलता है कि आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। सदस्यता कब तक रहती है? तो इसमें सदस्यता जो रहती है शादी होने तक, मतलब कि किसी भी युवक और युवतियों की जो धूमकुड़िया का सदस्य है उसकी शादी हो जाती है तो सदस्यता उसकी खत्म हो गए। अब इस मतलब कि इसमें कुंवारे लोग ही, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वही इसके सदस्य बन सकते हैं। शादी जैसे ही हुई उसकी सदस्यता समाप्त हो गई। तो ये धूमकुड़िया से संबंधित भी एग्जाम में आता है प्रश्न। इसमें 2 प्रथाएं भी प्रचलित, एक प्रथा प्रचलित है उरांव जनजाति में, एक पाचा प्रथा कहते हैं और एक होता है पसरी प्रथा। पसरी प्रथा, ये पाचा प्रथा क्या होता है? तो ये धूमकुड़िया से ही संबंधित है। जैसे कि ये जो युवकों की टोली होती है, युवकों की टोली, ये धूमकुड़िया में कुछ काम करते हैं, धूमकुड़िया में काम या फिर किसी तरह का अन्य कुछ भी काम किया जाता है तो उसके बदले खाने पीने को दिया जाता है। खाने पीने को आजकल पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं या फिर आर्थिक मदद जो दी जाती है, आर्थिक, इसी प्रथा को कहा जाता है पाचा प्रथा। तो पाचा प्रथा क्या हो गया? एक प्रथा मतलब सिस्टम जो चलते आ रहा है, कस्टम। तो पाचा प्रथा, तो धूमकुड़िया में जो युवकों की टोली होती है वो धूमकुड़िया में कुछ काम करते हैं, उसके बदले खाने पीने के लिए या फिर कुछ पैसे आजकल दिए जाते हैं, उसी को बोलते हैं पाचा प्रथा। एक उरांव जनजाति में एक पसरी प्रथा है। पसरी प्रथा धूमकुड़िया से नहीं है, ये अलग है, लेकिन उरांव जनजाति में ही है। पसरी प्रथा कहा जाता है, दो सिस्टम देखने को मिलता है, 2 परंपरा चलती है। जैसे कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति के खेत में जाकर काम कर दिया, आज का डेट में तो दूसरे की जगह काम करते हैं तो वहां पर मजदूरी मिल जाता है, लेकिन जनजातियों में जो पहले से परंपरा चलती आ रही है कि ये व्यक्ति बी व्यक्ति के खेत में काम कर दिया और उसके बदले बी व्यक्ति ने ए के खेत में काम कर दिया, इसी को कहते हैं पसरी प्रथा। एक और परंपरा है कि सी के पास अपना हल बैल नहीं था, वो डी से गया हल बैल लेने और हल बैल से वो अपना खेत में काम किया और सी इसके बदले जाकर डी के खेत में काम कर दिया। डी यहां पर सी के यहां पर जाकर काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो हल बैल उसको दे दिया। अब हल बैल इसको मिला, सी ने अपना खेत वगैरह में काम कर लिया और सी इसके बदले, हल बैल के बदले डी के जाकर खेत में काम कर दिया, इसी को बोलते हैं पसरी प्रथा। क्लियर है? तो एक दूसरे के बदले काम कर देना या फिर हल बैल के बदले काम कर देना, इसी को पसरी प्रथा कहते हैं। क्लियर है? तो ये प्रमुख इसके कुछ संथाल जनजाति से थोड़ा इसमें अलग था, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसमें धर्म विशेष में वही शादी विवाह वगैरह तो उसी तरह का यहाँ पर देखने को मिलता है। एक विवाही होते हैं ये और विशेष परिस्थिति में ही दूसरी पत्नी रख सकते हैं। धर्म विशेष में सबसे बड़े देवता धर्मेश हैं, जो जिसकी तुलना सूर्य से की जाती है। और भी देवता, ग्राम देवता होते हैं, ठाकुर देव, मरांग गुरु, पहाड़ देवता, तो ये सारे इनके प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा इसमें पर्व त्योहार में बहुत सारे पर्व हैं, कर्मा हो गया, सरूल हो गया, इसके अलावा फगुआ, सेंद्रा। सेंद्रा एक जन्नी शिकार भी इसमें फेमस है। जन्नी शिकार, जन्नी शिकार क्या होता है? ये महिलाओं का शिकार होता है, मतलब महिलाएं शिकार करती हैं, महिला शक्ति का प्रदर्शन होता है इसमें, और ये 12 साल में एक बार किया जाने वाला त्योहार होता है, इसको सेंद्रा कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इनकी शासन प्रणाली। शासन प्रणाली इसमें नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन हम उसको वहां पर डिस्कस नहीं किए, इसको समझ लेते हैं। उरांव जनजाति में शासन कैसे चलता है? तो इसमें भी गांव होता है और कई गांव मिलकर पढ़ा पंचायत का निर्माण करते हैं। पढ़ा पंचायत, गांव का प्रमुख व्यक्ति को महतो कहते हैं। ये प्रधान हो गया, गांव का प्रधान महतो, और पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख व्यक्ति या प्रधान जो हो गया, इसको कहते हैं पढ़ा राजा।
पढ़ा राजा कहा जाता है। क्लियर है? इसमें एक और, जैसे पूजा पाठ वगैरह धार्मिक प्रधान अगर पूछा जाए तो धार्मिक प्रधान जो होता है वो होता है पाहन। धार्मिक प्रधान का मतलब वही पूजा पाठ वगैरह जो करवाता है उरांव जनजाति में, उसको पाहन कहा जाता है। क्लियर है? कहीं कहीं बुक्स में देखिएगा अलग परंपरा, देखिएगा कहीं पर ये बैगा मिलेगा यहां पर पाहन की जगह, और यहां पर मिलेगा महतो की जगह। कोई अन्य टर्म जैसे कि और पाहन वगैरह या फिर नायकी वगैरह ये टर्म मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही पुरानी परंपरा है उरांवों की, अलग अलग क्षेत्र में जब विकसित हो रहे थे उस समय। अभी वर्तमान में बस इतना ही ध्यान रखिएगा, उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यही परंपरा है जो इनकी चलती है। अब इसमें जो गांव में डिसीजन कैसे होते हैं, तो गांव में बैठकी कहाँ होती है, तो वही अखड़ा में ही होती है, सारे बैठके वगैरह वहीं पर निर्णय लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो मामले होते हैं, जो अपराध वगैरह किए जाते हैं, इसमें भी सजा वही है, सामान वगैरह। मान लीजिए कोई अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसे आर्थिक दंड लगाया जाएगा, सामान वगैरह लिया जाएगा, पूजा की सामग्री वगैरह। अब इन सामान वगैरह आर्थिक दंड को किस रूप में खर्च करते हैं, तो पूरे गांव में जब समारोह वगैरह होता है तो उस रूप में उसको खर्च करते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए सजा के रूप में रिसीव करके उसको रखा नहीं जाता है, वो गांव पर खर्च किया जाता है। और इसमें भी वही सबसे बड़ी सजा है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार को किसी अन्य नाम से यहाँ पर नहीं जाना जाता है, बस वही सामाजिक बहिष्कार कहते हैं, जो सबसे बड़ी सजा उरांव जनजाति में माना जाता है। तो ये पूरा उरांव जनजाति के बारे में जानकारी हो गया। क्लियर है? तो आज हम लोग सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग मुंडा जनजाति से स्टार्ट करेंगे और बाकी की अन्य जनजाति, हो जनजाति, भूमि जनजाति, असुर जनजाति, सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में किन्हीं का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।